हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस वजह से आया? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस रही होंगी। तो वो लिमिटेशन क्या क्या थी, आइए देखते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो पहले अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। चाहे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दूसरा, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जितनी भी डेफिनेशन थी उनको एक कलेक्टिव नाम देके क्या दे दिया गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया गया। क्लियर है? अब जब मैं बात करती हूँ लिमिटेशन की, तो ये आई क्यों? जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि एनर्जी कंजर्व्ड होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। अगर एक सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है तो दूसरा सिस्टम क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेशन की, तो इसमें पहला पॉइंट आता है हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट नॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने किसके बारे में बात नहीं करी? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में। उन्होंने फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। ये हो गया आपका सिस्टम ए एंड दिस इज सिस्टम बी। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर है? मतलब अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है तो दूसरा सिस्टम उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा। बट हमें ये नहीं पता कि जो हीट है, जो हीट फ्लो हो रहा है, वो A टू B हो रहा है या B टू A हो रहा है। ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं है, और ये चीज़ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन भी नहीं की गई। क्योंकि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, वो दोनों ही प्रोसेस में होगा, चाहे A टू B चाहे B टू A। बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है और कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन नहीं की गई। पहली चीज़ क्या हो गया? फ्लो ऑफ हीट, उसका डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस फीजिबल है या नहीं है ये भी नहीं बताया गया। मतलब स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हीट है वो हॉट से कोल्ड बॉडी में फ्लो होता है, मतलब फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे हॉट कप ऑफ टी रखा है, ठीक है, हॉट कप ऑफ टी रखा है, और इसका जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इस पर्टिकुलर टी के कंपैरिजन में टेम्परेचर क्या है? कम है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक टाइम के बाद ये जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी, मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। जब चाय गर्म थी और कुछ देर के बाद जब हमने इसे ओपन एटमोसफेयर में रखा तो ये चाय क्या हो गई? ठंडी हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग एटमोसफेयर। क्योंकि जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्लियर हुआ? ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने गर्म चाय रखी हुई है टेबल पे, सराउंडिंग से अगर कंपेयर किया जाए तो जो चाय पहले गर्म थी वो बाद में और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। कैसे गर्म होगी? उसको तो हीट कहीं से मिल ही नहीं रही है ना। समझ में आया? तो जो हीट है वो कहाँ से फ्लो करता है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ थर्ड लिमिटेशन की, सो लिमिटेशन ये है कि जितने भी आपके जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो इरिवर्सिबल होते हैं। ऑल नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ये चीज़ भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन नहीं की गई थी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है वाटरफॉल। क्लियर है? वाटरफॉल ये प्रोसेस खुद से हो रहा है। जब आप लोगों ने झरने से पानी गिरते हुए देखा है तो जो पानी है वो ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, उसको किसी तरीके की एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये काम खुद से होता है।
मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? लेकिन काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में क्या हम खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या वही पानी नीचे से ऊपर खुद से जा सकता है? नहीं ना। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन नहीं की गई। ऑल्दो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दोनों में ही एनर्जी कंजर्व्ड होती है, बट फर्स्ट लॉ ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा प्रोसेस खुद से होगा और कौन सा प्रोसेस खुद से नहीं होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने लिया एक ग्लास, ठीक है, उसमें आपने वाटर डाल दिया, ये वाटर है, और फिर हमने क्या ऐड ऑन कर दिया, सॉल्ट। तो ये इजीली इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट सोल्यूशन। क्लियर है? उसको हमें स्टिर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, फीजिबल, खुद से हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस वाटर में आपने सॉल्ट डाला है, क्या आप सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हो? नहीं ना। कहने का मतलब है जितने भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एवापोरेशन ऑफ लेक की, ये हो गया आपका लेक। ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो खुद से क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। उसको किसी तरीके की एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, खुद से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप उसको दोबारा लिक्विड बना दो, क्या वो खुद से होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। और ये चीज़ भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन नहीं की गई। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेशन की, एंड दैट इज 100% एफिशिएंट इंजन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट होता है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट तभी हो सकता है जब सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में। व्हेन ऑल अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इन वर्क, तभी हम कह सकते हैं कि जो इंजन है वो क्या है, 100% एफिशिएंट है। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मान लो अगर ऐसा होता तो हमारे पास कोई शिप है, ठीक है, और उस शिप से हमें ओवरऑल जो ओशियन है वो क्रॉस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ओशियन के सराउंडिंग जितने भी अमाउंट ऑफ हीट है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग ले लें और उसके हेल्प से हम लोग अपना इंजन ऑन कर दें, जिसके थ्रू हम इजीली ओशन क्रॉस कर लें। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू ऑल हीट, बट ऑल हीट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑल वर्क। और एग्जाम्पल आपके सामने है। व्हेन यू स्टार्ट रबिंग योर पाम, व्हेन यू स्टार्ट रबिंग योर पाम, अगर आपको दिखे तो ये जो लड़का है ये अपने पाम क्या कर रहा है, रब कर रहा है। तो जब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, यस और नो। तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ ऑल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू ऑल हीट, यस और नो। ठीक है। लेकिन ऑल हीट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑल वर्क। यहाँ पे ये जो बॉय है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो दीवार दिख रही है ना, इसको पुश कर रहा है। अगर कोई भी इंसान है किसी भी पर्टिकुलर दीवार को पुश कर रहा है, क्या वो उस दीवार को पुश कर सकता है? नहीं ना। मतलब हीट तो रिलीज होगी लेकिन उसका काम नहीं हुआ। उसका काम था उस दीवार को पुश करना, बट वो उस दीवार को पुश नहीं कर पाया। समझ में आया? तो हमने अगर उस पर धक्का दिया तो हमारी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लॉस होगा उसका, यस और नो। तो हीट तो हमें मिल रही है, बट वो जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। समझ में आई चीज़ें? क्लियर है? जैसे यहाँ पर आपकी कार है, ठीक है, जब आप की डालते हो और जब आप उसको ऑन करते हो तो कार स्टार्ट मूविंग, और जब एक टाइम के बाद जब वो कार जाके रुकती है तो अगर आप देखो तो वो हीट रिलीज करती है, क्योंकि जो कार का जो इंजन होता है वो गर्म हो जाता है। क्लियर हो गया? वहीं पे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक कार है,
ये कार है आपकी बेसिकली, और यहाँ से आप उसको हीट प्रोवाइड कर दो, क्या ये चलना शुरू हो जाएगी? नहीं ना। समझ में आया? तो कहने का मतलब है जितना वर्क है वो हीट में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन सबकी सब हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया? सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बात थी किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन की। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, और वहीं से शुरुआत होगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।